हेलो एवरीवन, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक और पार्ट के साथ। मैं पूनम वर्मा आपका स्वागत करती हूँ सिंकोरी एजुकेशन में और इसी के साथ शुरू करती हूँ एक और पार्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, जो आपकी परीक्षा जो आपके सर पर है उसके लिए, जिसमें आप थोड़े से समय में जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए भी रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार पढ़ लेंगे और पूरे नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगर आपको नंबर प्राप्त करने हैं तो एक लाइक के साथ हम इसको शुरू करते हैं। एक लाइक दीजिए और फिर हम शुरू करते हैं अपना पतझड़ में टूटी पत्तियां। ये लेसन आपका लिया गया है संचयन किताब से। आपकी जो क्लास 10th की ब भाग की संचयन पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, उसका लेसन है पतझड़ में टूटी पत्तियां। इसका दूसरा भाग है, इस पहला भाग आ नहीं रहा, दूसरा आ रहा है झेन की देन। अब झेन की देन में है क्या, इस लेसन में है क्या ऐसा कि इसको इस प्रश्न पत्र में शामिल किया गया है, आपकी पाठ्य पुस्तिका में शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कंटेंट है, कौन सी ऐसी चीज है कि इसको आपको पढ़ना है। अब मैं आपको सारी चीजें आप इसमें बताऊंगी, आप एक बार देखते जाइए, लाइक करते जाइए, मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए ये सिंकोरी एजुकेशन का एक और शॉर्ट, एक और हिंदी लेसन, जिसमें मैं आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, आपको ऐसे प्रश्न बताऊंगी, इस तरह से आपको लेसन समझाऊंगी, वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट में, कि आपको समझ में आ जाएगा लेसन किस तरह से करना है, प्रश्न उत्तर किस तरह से करना है, उनमें कौन से शब्दों का समावेश करना है, कौन से शब्द किस तरह का उत्तर आपके नंबर खींच के लेकर आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। लेसन का नाम है झेन की देन। अब झेन जो शब्द है उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक जापानी जो पद्धति है उसके ऊपर लिया गया लेसन है। ठीक है, जो लेखक है इसके रविंद्र केलकर, उन्होंने उनका एक मित्र था, वो था जापानी मित्र। तो वो जापानी मित्र से उन्होंने बात की थी, तो उन्हें समझ में आया था कि एक जो जापान है वहाँ पर लोग बहुत ही प्रोग्रेसिव है, मतलब लोग चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन भाव रहता है उनमें, वो चाहते हैं कि सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे काम वो जो है वो एक महीने का जो काम है वो भी एक ही दिन में कर लें। उनका जो कंपटीशन है वो कहाँ के लोगों से है, यूएस के लोगों से है, अमेरिका के लोगों से है, अमेरिका के लोगों से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए आपको पता होगा जापानी पद्धति जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है इंडिया में। जापानी चीज़ें आपको पता होगा, सुजुकी, आपकी जो गाड़ी होती है सुजुकी कार, वो आपकी जापानी कंपनी है। जापानी कंपनी है तो आप उसमें आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं, चाइना की तरह नहीं है। खैर एनीवे, हम आते हैं अपने पॉइंट पे, अपने पाठ के सार पर। तो ये देखिए कि इस लेसन में आपको बताया गया है बौद्ध धर्म की एक पद्धति होती है जिसमें आपके मन को शांति मिलती है। उस पद्धति को इन्होंने किस तरह से यूज किया है, देखिए पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, जापान के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उनका जो व्यस्ततम जीवन पद्धति है उसमें इतना ज्यादा व्यस्तता रहती है, इतना ज्यादा काम रहता है कि वो कई बार परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी की वजह से उनको एक फिजिकल बीमारी नहीं होती लेकिन एक मेंटल बीमारी होती है। मानसिक तनाव की वजह से उनको एक मानसिक बीमारी हो जाती है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन, जो कि आजकल इंडिया में भी हो रहा है। लेकिन खैर अभी हम जापान की बात कर रहे हैं। जापान में क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर लेते हैं, वर्कलोड लेते हैं, तो उस वजह से उनको एक जो मानसिक रूप से तनाव होता है उसकी वजह से उनको अधिक से अधिक मानसिक बीमारियां होती हैं। अब मानसिक बीमारी अगर होती हैं तो उनका जो इलाज है वो दवाइयाँ तो है नहीं, तो क्या है उसका इलाज? आपको पता होगा आजकल हमारे इंडिया में भी मेडिटेशन शुरू हो चुका है, ठीक है, ध्यान पद्धति। तो इसी तरह की ध्यान पद्धति जापानी लोग भी करते हैं और जापान के जो लोग हैं वो उसको बोलते हैं झेन की देन। झेन क्या है? झेन है उनकी बौद्ध धर्म की दी हुई एक तरीका, बौद्ध धर्म का दिया हुआ एक तरीका जिसकी देन वो समझते हैं। उस तरीके से वो अपने दिमाग को, अपने जो वर्क प्रेशर है उसको शांत करके अपने दिमाग को एक स्थायी करते हैं, उसको शांत करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो लेखक है
वो अपने एक जापानी मित्र से बात कर रहा था और वो ये बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि आप अपने तनाव को दूर कैसे करते हैं। तो उसके मित्र ने बताया कि जापान में एक पद्धति है झेन, उसी की देन है कि हम अपने वर्क प्रेशर को और अपने दिमाग के तनाव को कम करते हैं। अब उस पद्धति में ये होता है कि एक टी सेरेमनी रखी जाती है जिसको हम बोलते हैं चो नो यी। ये देखिए, ये है ची नो यू। ये क्या है? ये एक टी सेरेमनी है, ठीक है। टी सेरेमनी क्या है? टी सेरेमनी में ऐसा क्या होता है कि इनके तनाव को उससे कंट्रोल कर लिया जाता है। इसमें है ची नो यू में एक ऐसा काम होता है कि वहां पर एक कुटिया की तरह बनाया जाता है, एक मतलब पत्तों का जो पर्ण कुटी जिसे आप बोल सकते हैं, कच्चा मकान जो होता है उस तरह का एक बनाया जाता है और उसमें पूरी तरह से सारा कुछ प्राकृतिक रूप से दिखाया जाता है। मिट्टी का घड़ा होता है, एक बर्तन होता है जिसमें चाय बनाया जाता है, जो स्टोव होता है वो भी बिल्कुल पुराने जमाने का, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से पूरा प्राकृतिक माहौल उसमें क्रिएट किया जाता है। और वहां जाके इंसान पहले जो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात वहां पे सिर्फ 3 लोग एट अ टाइम जा सकते हैं, उससे ज्यादा लोग वहां नहीं जा सकते हैं। तो 3 लोग वहां जाते हैं, वहां पूरी तरह से शांति छाई रहती है। वो 3 लोग वहां जाकर बैठते हैं, पहले जाते हैं तो बाहर जो पानी, जिसमें जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें पानी पड़ा रहता है, वहां उनको हाथ पैर धोने होते हैं। फिर वो अंदर जाते हैं, अंदर जाके वो बैठते हैं। तो जो चाय वाला है चाय के लिए आता है, पहले उनसे पूछता है, तो चाय बनाने के लिए बर्तन उठाता है, धीरे धीरे बर्तन रखता है, मतलब पूरा काम बिल्कुल शांतिपूर्वक, बिल्कुल धीरे धीरे, एक प्राकृतिक एहसास के साथ, प्राकृतिक एनवायरनमेंट में पूरी तरह से प्रकृति के टच में वो जाते हैं, अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत करते हैं, वहाँ पे पूरी तरह से शांति रहती है। तो उन सब चीज़ों से क्या होता है, एक जो लगातार जो मानसिक तनाव होता है, एक वर्क प्रेशर होता है, वो सारा वो वहाँ से हट जाता है और उसके बाद वो मानसिक तनाव वहाँ कम होता है और वो बिल्कुल जो उनका मन और मस्तिष्क है वो स्थायी हो जाता है। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ ये टी सेरेमनी में जाके, और टी सेरेमनी यानी वो चाय पीने के लिए जाते हैं, और वो चाय जो होती है वो थोड़ी थोड़ी सर्व की जाती है, लेकिन उस चाय को पीने में उन्हें 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। अब 1.5 से 2 घंटे क्यों लगते हैं? और अगर कोई इस तरह से दूसरा बंदा जाएगा, जैसे लेखक का जो मित्र था वो उसे वहाँ लेके गया था, तो लेखक ने जब ये चाय पी तो उन्हें पहले तो मतलब थोड़ी सी चाय थी और वो आराम आराम से धीरे धीरे उसको पी रहे थे, तो पहले तो लेखक को 10-15 मिनट तो बहुत बुरा लगा कि ये क्या है, कितना बोरिंग है ये। लेकिन बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे चाय पी, उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट किया, जब उस शांति को अपने दिमाग तक लेकर आए, उस शांति का एहसास किया, तो उनको लगा कि हाँ, ये जो चाय है ये उनके दिमाग को पूरी तरह से शांत कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक पद्धति है, बौद्ध पद्धति है, जिसे हम आजकल के जैसे हमारे समय में योगा है, जैसे योगा है उसी तरह से उनकी ये बौद्ध पद्धति है और उसी का नाम है झेन की देन। ठीक है, तो अब हम इसको बता चुके हैं, आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कि ये पतझड़ में टूटी पत्तियां जो है ये एक लेसन है जिसका दूसरा भाग हम करवाने जा रहे हैं, झेन की देन, और ये इसके लेखक हैं रविंद्र केलकर, और ये आपका लिया गया है आपकी पाठ्यपुस्तक संचयन से। ठीक है, आपको पता है संचयन से 3 लेसन है, तीनों में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो कम से कम आपको 50 से 60 शब्दों में अपने प्रश्नों की उत्तर की अभिव्यक्ति करनी है। तो उत्तर जो है वो 50-60 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए। तो किस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें, मैं आगे आपको बताती हूँ, आ जाइए।
चलो देखिए प्रश्न उत्तर है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक दो पंक्ति में दीजिए। कैसे देना है? लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात क्यों कही है? क्यों कही है? क्योंकि आपको पता है जापानी लोग 1 महीने का काम कितने दिन में कर लेना चाहते हैं? 1 दिन में कर लेना चाहते हैं। जापानी लोग उन्नति की होड़ में सबसे आगे हैं। वे महीने भर का काम एक दिन में करने की सोचते हैं। इसीलिए लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात कही है। ठीक है, तो स्पीड का इंजन लगा, अगर स्पीड का इंजन लग जाएगा तो उनका दिमाग एटलीस्ट कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि दिमाग का जो इंजन है अगर उसको कंट्रोल करना है तो स्पीड का इंजन लग जाना चाहिए, क्योंकि वे किसी इंजन को, किसी स्पीड को नहीं टच करते हैं, वे बस ताबड़तोड़ एक अपने काम में लगे रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि स्पीड का इंजन लगना चाहिए ताकि वे अपने काम को थोड़ी सी लगाम दे, थोड़ी सी रोक दे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? जापान में चाय पीने की विधि को कहते हैं चा नो यू। ये आ सकता है आपके प्रश्न में, उत्तर में, लेकिन ये इस तरह से नहीं आएगा कि सिर्फ आपको इतना सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आएगा आपके दूसरे प्रश्नों के उत्तर में के साथ में। तो जब ये दूसरे प्रश्नों के उत्तर के साथ में आएगा तो आपको ये पद्धति का नाम पता होना चाहिए। इसे कहते हैं टी सेरेमनी, चाय पीने की विधि। टी सेरेमनी यानी चाय पीने की विधि, जैसे जापानी लोग बोलते हैं चा नो यू, चा नो यू। जैसे कि आपको इसके शब्द से ही पता लग रहा है ये जापानी शब्द है और इसको आप इसी तरह से बोलेंगे चा नो यू। इसको किस तरह से कहाँ और यूज करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आगे देखिए, जापान में जहां चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जापान में जहां चाय पिलाई जाती है वहां की सजावट पारंपरिक होती है। वहां अत्यंत शांति और गरिमा के साथ चाय पिलाई जाती है। शांति उस स्थान की मुख्य विशेषता है। देखिए क्या होता है, जब वो जाते हैं वहां पर चाय पीने के लिए तो सबसे पहले वो हाथ पैर धोते हैं। पूरी तरह से प्राकृतिक एनवायरनमेंट होता है, प्राकृतिक वहाँ का वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है। इसमें आप ये भी यूज कर सकते हैं कि वहाँ का जो वातावरण है वह पूरी तरह से प्राकृतिक और पारंपरिक होता है। पारंपरिक के साथ साथ इसमें प्राकृतिक भी आप ऐड करिए। ठीक है, 2 चीजें जब आ गई तो नंबर भी आएंगे। वहां अत्यंत शांति होती है और गरिमा के साथ चाय पिलाई जाती है। गरिमा समझते हैं आप? एक रिस्पेक्ट के साथ चाय पिलाई जाती है और शांति जो है वहां पर आवश्यक है, क्योंकि मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं तो शांति होना आवश्यक है। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ये देखिए। आपके विचार में कौन कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? शाश्वत समझते हैं आप? स्थिर। वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता प्रकट कीजिए। ये जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है? वर्तमान समय में वो कितने यूजफुल हैं? वर्तमान समय से हमें उसको जोड़ना है। कभी भी कोई भी कैसी भी स्टोरी हो, अगर उसकी प्रासंगिकता वर्तमान के साथ नहीं है तो हमारे लिए वो प्रयोग नहीं हो सकती, क्योंकि हम वर्तमान में जीते हैं। हमें ना भूत से कुछ लेना देना है, ना भूत से, ना भविष्य से। हमें सबसे पहले जो लेना देना होता है वो होता है वर्तमान से। तो वर्तमान के साथ प्रासंगिकता किसी भी लेसन के किसी भी प्रश्न में बन के आ सकती है। इस चीज को आपको मैं बार बार बता चुकी हूं, इस बार भी है। देखिए, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, परोपकार, परहित, कायरता, सहिष्णुता, इसको हटा दीजिए, आदि ऐसे शाश्वत मूल्य हैं जिनकी प्रासंगिकता आज भी है। ठीक है, ये सारे मूल्य पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये शाश्वत मूल्य हैं जो अस्थिर हैं, अटल हैं, जिनको हम कभी भी नकार नहीं सकते, जो एकदम शाश्वत हैं। ये सारे मूल्य हैं जो कि मैंने आपको बताए थे। ये सारे के सारे मूल्य, ईमानदारी को छोड़ के सत्य, अहिंसा, परोपकार, परहित, ये सारे के सारे मैंने आपको पहले मनुष्यता में भी पढ़ाए थे। तो ये मनुष्यता वाले ही सारे गुण हैं, इनको आप वहां भी लर्न करेंगे, यहाँ भी लर्न करेंगे। ठीक है, ईमानदारी इस लेसन में है लेकिन उसमें नहीं थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे शाश्वत गुण हैं, शाश्वत मूल्य हैं
जिनकी प्रासंगिकता आज भी है, जिनकी महत्वपूर्ण, जितने वो उस टाइम पे थे उतने ही वो आज भी प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। आज के समाज को सत्य अहिंसा की अत्यंत आवश्यकता है। सत्य और अहिंसा की आवश्यकता ये हम देख रहे हैं आज के समय में, सत्य और अहिंसा बहुत जरूरी है। मूल्यों पर संसार नैतिक आचरण करता है। यदि हम आज भी परोपकार, जीवदया, ईमानदारी के मार्ग पर चलें तो समाज को विघटन से बचाया जा सकता है। जो समाज टूट रहा है, जो समाज आपस में लड़ रहा है, जो हम एक दूसरे के दुश्मन हुए जा रहे हैं, आपस में तनाव हो रहा है, असंतोष हो रहा है, ये सारी चीजें अगर हमने नकारनी है तो हम इन सब गुणों को अपने अंदर लेकर आएंगे। तो ये सारी चीजें जो है इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताती हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का नहीं, सॉरी 2 नंबर का। ठीक है, हो गया, सॉरी 3 नंबर का ही आता है क्योंकि 2 आपको करने होते हैं, 3 क्वेश्चन में से 2 करने होते हैं, राइट। अब आ जाइए नेक्स्ट पे। शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट, तांबे में सोना, ये रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए, आप इन कारणों से कहां तक सहमत हैं? मानसिक रोग का कारण क्या है? ये देखिए, जो एक शारीरिक रोग है उसका कारण हमें समझ में आता है, लेकिन और उसकी क्या वो होती है, उसका उपचार क्या होता है वो भी हमें समझ में आता है। लेकिन मानसिक रोग का क्या कारण है? क्या कारण है कि मानसिक रोग हो जाते हैं? क्या, कौन सा मानसिक रोग हो जाता है, क्यों मानसिक रोग हो जाता है, उसका कारण क्या है? लेखक के मित्र ने मानसिक रोग का कारण बताए हैं कि मनुष्य चलता नहीं दौड़ता है, अर्थात जितना उसे चलना चाहिए, जिस स्पीड से उसे चलना चाहिए उससे कहीं अधिक वह आगे भागता है और दौड़ता है। बोलता नहीं बकता है। उसे बोलने का मतलब एक तरीके से नहीं बोलेगा, वो जल्दी बोलेगा, तो इसलिए बकना बोल रहा है, क्योंकि बोलना एक नॉर्मल स्पीड हो गई और बकना मतलब बहुत जल्दी बोलना। 1 महीने का काम 1 दिन में करना चाहता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिमाग 1000 गुना अधिक गति से दौड़ता है। अब दिमाग है आपका, आप अगर उसको अधिक से अधिक काम लेंगे तो वो दिमाग जो है वो परेशान हो जाएगा, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा और वो तनाव में आ जाएगा। और इस तरह का तनाव जो इस तरह जो है तनाव बढ़ जाता है। मानसिक रोगों का मुख्य कारण प्रतिस्पर्धा के कारण दिमाग का अनियंत्रित गति से कार्य करना है। अगर ये आपको सेंटेंस मुश्किल लग रहा है तो इसके लिए मैं आसान चीज आपको बताती हूँ। मानसिक रोगों का मुख्य कारण है प्रतिस्पर्धा, यानी एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़। अगर आपको प्रतिस्पर्धा मुश्किल लग रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ आप लिख सकते हैं। हम आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं और उसके कारण हमारा दिमाग अनियंत्रित गति से मतलब बहुत तेजी से भागता है, कार्य करता है, और उसी की वजह से हमें मानसिक रोग होते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? ये रहने दीजिए। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की गई कि उसकी इस हर भंगिमा से लगता था कि मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूं कि लेखक के अनुसार सत्य वर्तमान है। ये नहीं आएगा, छोड़ दीजिए इसको। इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ। चाय परोसने वाले ने बहुत ही तरीके से, बहुत ही सलीके से काम किया। झुककर प्रणाम करना, बर्तन पोंछना, चाय डालना, सभी धीरज और सुंदरता से किए, मानो कोई कलाकार बड़े ही सुंदर सुर में गीत गा रहा हो। ठीक है, मतलब उसने सारा ही काम बहुत ही तरीके से किया और बहुत ही अच्छे वे में किया। तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो बर्तन मतलब चाय नहीं बना रहा है, ऐसा लग रहा था कि वो मानो कोई गीत गा रहा है जो कि पूरे सुर में है। ठीक है, हो गया सारा, आपको समझ में आ गया होगा। सारे प्रश्नोत्तर हमने डिस्कस कर लिए हैं। मेन चीज बस यही है कि इसमें जापान की एक पद्धति जो होती है जिससे मानसिक तनाव को कंट्रोल किया जाए, उसको
इसमें डिस्कस किया गया है और उसकी एक आवश्यकता बताई गई है कि ऐसा क्यों है, क्यों इस तरह से हो रहा है, क्यों लोग मानसिक तनाव के कारण परेशान हो रहे हैं, क्यों इतना मानसिक तनाव लोगों को हो रहा है और उसका क्या उपाय है, उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। एक शारीरिक तनाव, शारीरिक बीमारी का उपाय होता है दवाइयाँ, किंतु मानसिक बीमारी का उपाय क्या होगा, वो होता है मेडिटेशन, शांति। और इसी को इस लेसन में बताया गया है और इसी को आपने प्रश्नों के उत्तर में लिखना है। मैंने आपको सारे प्रश्न उत्तर बता दिए हैं, लेसन की व्याख्या कर दी है, पूरा लेसन आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसके बाद हम एक और वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।